वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो ज्योग्राफी में भारत भूगोल में आज का टॉपिक है भारत के तटीय मैदान। तो भारत के तटीय मैदान है तो पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर, पश्चिमी घाट और मालाबार क्षेत्र केरल के बीच 50 किलोमीटर की चौड़ाई वाले तटीय मैदान की एक पतली पट्टी है। तो ये जो तटीय मैदान है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, 50 किलोमीटर है। और ये है जो कहाँ कहाँ किसके बीच में है, तो पश्चिमी जो तटीय मैदान है अरब सागर, पश्चिमी घाट और मालाबार का जो क्षेत्र है उसके बीच में स्थित है। पूछा भी गया है 18 और 21 में। जो भारत का तटीय मैदान है इसे 3 भागों में बांटा गया है। ये जो तटीय मैदान है इधर वाला है, और ये जो है ये तटीय मैदान है भारत का। इसे भारत का वाला तो इसे है 3 भागों में बांटा गया है। कोंकण वाला हो जाएगा मुंबई से गोवा, पहले मुंबई आएगा फिर गोवा आएगा, तो मुंबई से गोवा तक का जो होता है उसे कोंकण तट कहते हैं। और ये पूछा भी जाता है, ये सबसे उत्तरी वाला है। फिर है कन्नड़ मैदान यानी कि मध्य भाग है जो कन्नड़ मैदान होता है। फिर मालाबार तट है जो दक्षिण में फैला हुआ है। तो इसे 3 भागों में बांटा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर वाला हो जाएगा कोंकण, फिर उसके मध्य में हो जाएगा कन्नड़, फिर हो जाएगा मालाबार। तो ये क्रम भी पूछता है कि सबसे उत्तर से लेकर दक्षिण तक के क्रम में लगाइए। और कोंकण है जो मुंबई से गोवा तक का है, ये भी याद रखिएगा। कन्नड़ वाला है जो कर्नाटक के साइड वाला है, मालाबार है जो केरल वाला हो जाएगा। केरल के तटीय क्षेत्र को है क्या कहेंगे, मालाबार तट कहा जाता है। यह तट एक सुंदर बैक वाटर लाइन वाले नारियल के पेड़ों से घिरा हुआ है। तो किस प्रकार के जो पेड़ हैं वहाँ पे सुंदर बैक वाटर लाइन वाले नारियल हैं, उन पेड़ों से घिरा हुआ है मालाबार तट। और मालाबार तट है जो केरल का तटीय क्षेत्र है, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। और ये जो तटीय भाग में विभाजित किया गया है, जो ये सबसे लास्ट वाला है दक्षिणतम। पूर्वी तटीय तो ये वाला तो पश्चिमी वाला हो गया। अब इसके बाद में है जो पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान यानी कि ये वाला, ये है जो पूर्वी हो जाएगा। पूर्वी तटीय मैदान है जो बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच 100 से लेकर 130 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ तटीय मैदान की एक पट्टी है। इसको जो है जो 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहलाते हैं। कोरोमंडल तट है जो तमिलनाडु वाला है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो पश्चिमी भाग था जो तटीय मैदान को, उसको 3 भागों में बांटा गया था, और जो पूर्वी तटीय मैदान था उसको 2 भागों में बांटा गया था। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियों से विस्तृत डेल्टा बनाते हैं। ये है जो पूर्वी वाला भाग, ये है जो डेल्टा बनाते हैं। और कौन कौन सी नदियों से घिरा हुआ है, तो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। डेल्टा का निर्माण महासागर या सागर के निकट नदियों द्वारा जो अवसाद होता है उसके जमाव के कारण होता है। चिल्का झील है पूर्वी तट में एक महत्वपूर्ण जल निकाय है। चिल्का झील कहाँ पे है, ये है जो उड़ीसा में पड़ती है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो हो जाएगी चिल्का झील। कहाँ है, उड़ीसा में है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों को संयुक्त रूप से कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक है, जो आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। यह कोरोमंडल तट प्राचीन काल से मंदिर की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, मंदिर की भूमि के रूप में कौन सा तट जाना जाता है, तो वो हो जाएगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल कहाँ से कहाँ तक है, तो आंध्र प्रदेश से लगाकर तमिलनाडु तक है। तो भारत का तटीय मैदान कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में है प्रायद्वीपीय पठार। पठार के प्रकार पढ़ेंगे। प्रकार कितने हैं, 4 प्रकार के हैं पठार। अंतर पर्वतीय पठार है, गुंबददार पठार है, ज्वालामुखी पठार है और अपरदित पठार है। तो पठार के कितने प्रकार हैं, 4 हैं। भौगोलिक संरचना और स्थिति के आधार पर पठार कितने हैं, तो भौगोलिक संरचना के आधार पर पूछता है तो 3 प्रकार के बताएंगे, पर्वतीय पठार, महाद्वीपीय पठार और विक्षेपित पठार। प्रायद्वीप का अर्थ क्या होता है, ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रायद्वीप का अर्थ होता है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ भूभाग, यानी कि 3 ओर से पानी होना चाहिए, और वो भाग कहलाता है प्रायद्वीप।
भारत के दक्षिणी भाग में एक पठार है। भारत के दक्षिणी भाग में एक पठार है जिसे भारत के उपमहाद्वीप के पठार के रूप में जाना जाता है। तो भारत के उपमहाद्वीप के पठार के रूप में किसे जाना जाता है? जो भारत का दक्षिणी भाग में एक पठार है उसे। एक सपाट ऊंचा भू आकृति जो कम से कम एक तरफ आसपास के क्षेत्र से तीव्र रूप से ऊपर उठा हुआ हो, पठार के रूप में जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। प्रायद्वीपीय भूभाग जो सबसे पुराने भूभाग गोंडवाना लैंड का एक भाग है। जो प्रायद्वीपीय भूभाग है वो किसका भाग है? तो ये है पुराने भूभाग गोंडवाना लैंड का भाग है। पूछा गया 2017 में। यह आर्कियन से लेकर अपर कार्बोनिफेरस काल तक की जटिल चट्टानों से बना हुआ है। दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि और उत्तर पूर्वी पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो प्रायद्वीपीय जो पठार है उसके कितने हिस्से हैं? तो उसके 3 हिस्से हैं। कौन कौन से हैं? तो दक्कन का पठार हो जाएगा, मध्य उच्च भूमि हो जाएगा और उत्तर पूर्वी पठार हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी गया है और बहुत सारे एग्जाम में भी, जैसे यूपी के एग्जाम हो गए या फिर वनडे एग्जाम जो भी होते हैं उनमें भी ये पूछा गया है। तो दक्कन का पठार हो गया, मध्य उच्च भूमि हो गया और उत्तर पूर्वी पठार हो गया। तो ये 3 भागों में प्रायद्वीपीय पठार को बांटा गया है। जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका निर्माण है जो गोंडवाना लैंड के टूटने और खिसकने के कारण हुआ है। किसके टूटने से हुआ है? तो गोंडवाना लैंड के, जिसके कारण यह पुराने भूभाग का हिस्सा है। और ये है जो उत्तर में चौड़ा है और दक्षिण में ये पतला है। दक्षिण में कैसा है? पतला है। उत्तर में चौड़ा है और इसकी औसत ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर है। इसका उत्तर से दक्षिण यानी कि ऐसे उत्तर से दक्षिण 1600 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम विस्तार इसका 1400 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत है जो यानी प्रायद्वीपीय पठार है उसमें भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड्डी। ये इसकी लंबाई है, ऊंचाई है 2695 मीटर ऊंचाई है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। जो अन्नामाली पहाड़ियों में है, ये जो अनाईमुडी है कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? तो अनाईमुडी है जो चोटी है और स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ियों में। यह पश्चिमी घाट में केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है अनाईमुडी? तो पश्चिमी घाट में केरल में स्थित है। इसके बाद नीलगिरी पहाड़ियों पर डोडा बेटा है। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है प्रायद्वीपीय भारत की? तो हो जाएगी अनाईमुड्डी। अनाईमुड्डी कौन सी पहाड़ियों में है? अन्नामलाई की पहाड़ियों पे है। और कहाँ पे है? तो पश्चिमी घाट में केरल में स्थित है अनाईमुड्डी। और अनाईमुड्डी जो कि सबसे ऊंची है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन सी ऊंची है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है डोडा बेटा। डोडा बेटा की ऊंचाई है 2637। ये दूसरे नंबर पर है। ये कहाँ पे है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का दक्षिणी भाग विशाल उल्टे त्रिभुज के आकार का प्रायद्वीपीय है। भारत का जो दक्षिण वाला भाग है ये वाला, ये है जो उल्टे त्रिभुज के आकार का। देखो त्रिभुज ऐसे बनता है, ये ऐसे होता है। फिर इसके बाद में है अरावली पर्वतमाला। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत है। तो ये जो अरावली पर्वत है कहाँ पे? तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत का उत्तर पश्चिमी, जैसे कि ये वाला भाग हो गया, इधर वाला ये पश्चिम है और ये उत्तर है। उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है अरावली पर्वतमाला और ये विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है ये? अरावली अवशिष्ट पर्वत है। अरावली पहाड़ियाँ गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर तक फैली हैं। तो अरावली पहाड़ियाँ कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। कितनी किलोमीटर तक फैली हैं? तो 692 तक फैली हैं। माउंट आबू राजस्थान के पास इसकी सबसे ऊंची चोटी गुर शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 है। तो ये जो माउंट आबू है, माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। माउंट आबू के पास में जो अरावली की है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? गुरु शिखर हो जाएगी। और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई कितनी है? 1722। और कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू राजस्थान के पास में स्थित है। बहुत बार ये पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। अरावली पहाड़ी है जो
उसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, और लंबाई भी, ऊंचाई भी याद रखिएगा 1722। कहाँ पे है? राजस्थान के माउंट आबू के पास में। माउंट आबू अरावली श्रृंखला में स्थित एक हिल स्टेशन है। माउंट आबू क्या है? एक हिल स्टेशन है। और कौन सी श्रृंखला में स्थित है? तो अरावली श्रृंखला में स्थित है। रायसीना पहाड़ी है जो अरावली श्रृंखला का ही भाग है, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। यह इसका मतलब है कि यहाँ भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान है। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका भवन कहाँ पे स्थित है? रायसीना पहाड़ी में। रायसीना पहाड़ी कहाँ है, किसका भाग है? तो रायसीना पहाड़ी है जो अरावली श्रृंखला का ही भाग है। अरावली है जो, अरावली के दर्रे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो अरावली के दर्रे हैं पिपली घाट, दसूरी नाल, शिवपुर घाट, सोमेश्वर नाल, कमली घाट, गोरम घाट और हाथी दर्रा। तो ये सब हैं जो अरावली के दर्रे हैं। इनको एक बार और रिवाइज करेंगे। पिपली घाट हो जाएगा, देशुरी नाल हो जाएगा, शिवपुर घाट हो जाएगा, शिवपुर और सोमेश्वर याद रखिएगा, कमली घाट हो जाएगा, गोरम घाट हो जाएगा और हाथी दर्रा। ये सब किसके दर्रे हैं? तो अरावली के दर्रे हैं ये। अब अरावली के बाद में है विंध्य पर्वतमाला। तो ये जो विंध्य पर्वतमाला है, ये श्रेणियाँ नर्मदा सोन भ्रंश घाटी के उत्तर में पश्चिम से पूर्व की ओर समांतर फैली हैं। तो पश्चिम से उत्तर में फैली हुई हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई हैं ये। और किस भ्रंश घाटी में है विंध्य पर्वतमाला? तो नर्मदा और सोन भ्रंश घाटी के है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है विंध्य पर्वतमाला की? 700 से 1200 मीटर है। विंध्य पर्वत श्रेणी उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है। जैसे कि ये हो गया दक्षिण वाला भारत, और इसके ऊपर हो गया ये उत्तर वाला भारत, उसको मतलब डिवाइड करती है। जो विंध्य पर्वत श्रेणी है उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को डिवाइड करती है। विंध्य पर्वतमाला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है। तो जो विंध्य पर्वतमाला है दक्षिण में किससे घिरा हुआ है? दक्षिण में मध्य उच्च भूमि से घिरा हुआ है और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है। कलूमार चोटी, जिसे सद्भावना चोटी भी कहा जाता है, विंध्य श्रृंखला या श्रेणी में सबसे ऊंचा स्थान है। तो जो विंध्य श्रृंखला या श्रेणी है उसका सबसे ऊंचा स्थान कौन सी चोटी है? तो कलूमार चोटी है। कलूमार चोटी को और क्या कहा जाता है? तो कलूमार चोटी को कहा जाता है सद्भावना चोटी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा भी गया है। और इस तरह के क्वेश्चन है तो ज़्यादा पूछे नहीं जाते, बट इसमें पूछा गया है तो याद जरूर करिएगा। कलूमार चोटी, और उसको दूसरा नाम क्या है? सद्भावना चोटी। और किस श्रृंखला की है? तो विंध्य श्रृंखला की है और सबसे ऊंची है। फिर इसके बाद में है सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज है जो दक्कन पठार का हिस्सा है। किसका है? दक्कन पठार का है। नर्मदा और तापी की भ्रंश घाटी इसे दोनों ओर से घेरे हुए हैं। जो नर्मदा है और तापी की भ्रंश घाटी है इसे दोनों ओर से घेरे हुए, एक तरफ नर्मदा है एक तरफ तापी है। संरचना की दृष्टि से सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा गया। संरचना की दृष्टि से सतपुड़ा को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिम में है जो, यानी कि ऐसे है सतपुड़ा, तो पश्चिम में है राजपीपला पहाड़ी हो जाएगा। मध्य में हो जाएगा महादेव, माँ से मध्य हो जाएगा, माँ से महादेव हो जाएगा। और पूर्व में मैकाल पहाड़ियाँ हो जाएंगी। ऐसे याद रखिएगा, पश्चिम में राजपीपला, मध्य में महादेव और पूर्व में मैकाल हो जाएगी। सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा गया है। धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350, और धूपगढ़ है जो किसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी? तो महादेव पहाड़ियाँ हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी धूप। तो जो धूपगढ़ है वो है महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। धूपगढ़ कहाँ स्थित है? महादेव पहाड़ी पर स्थित है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। तो सतपुड़ा पर्वतमाला की तो हो गई सबसे ऊंची चोटी, और महादेव पहाड़ी की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कौन सी? धूपगढ़। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैकाल श्रेणी है जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मैकाल कहाँ पर स्थित है? ये सबसे पश्चिमी है और ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? तो मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक हो जाएगी। और महादेव की हो जाएगी धूपगढ़, और वो धूपगढ़ है जो सतपुड़ा की ही सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इसकी ऊंचाई कितनी? 1036 है। प्राचीन चट्टानों से ये ब्लॉक पर्वत है। मैकाल श्रेणी है, ब्लॉक पर्वत है, ये याद रखिएगा। भूपर्पटी के धसाव के कारण ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है।
सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। तो धूपगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है और सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा रेंज की। पंचमढ़ी हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहाँ पे? एमपी में है और इसे किस नाम से जाना जाता है? सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है। पूर्वी घाट की अपेक्षा ये ऊंचा है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 मीटर से 1600 मीटर है। पश्चिमी घाट उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों तक 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो पश्चिमी घाट कहाँ से है? तो उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर के नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं दक्षिण में केरल में, वहाँ तक 1600 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई शिखर है। तो यहाँ पे पूछा जाता है महाराष्ट्र में, ये पूछा जरूर जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो 2023 में भी पूछा गया। तो महाराष्ट्र में अगर पूछा जाए कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो ये नहीं पूछा जाएगा। ये वाला मत करिएगा कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी करके आइएगा। महाराष्ट्र दिया होगा कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो वो हो जाएगी कलसूबाई शिखर हो जाएगी। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और किस घाट की सबसे ऊंची चोटी? तो पश्चिमी घाट की हो जाएगी। पश्चिमी घाट है जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों से होते हुए पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले 4 महत्वपूर्ण दर्रे हैं: थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा। तो उत्तर से जब दक्षिण की ओर जाएंगे, ये क्रम भी है, तो सबसे पहले थाल घाट आएगा, फिर क्या आएगा? भोर घाट आएगा, फिर आएगा पाल घाट, फिर आएगा सेनकोटा। तो ये उत्तर से दक्षिण क्रम से भी लगाने को आते हैं, इसलिए यार पहले थाल, फिर भोर, फिर पाल, फिर सेन। पश्चिमी घाट है जो नीलगिरी पहाड़ियों पर दक्षिण में पूर्वी घाट मिलते हैं। पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलता है? तो नीलगिरी, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर दक्षिण में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी है और दक्षिण प्रायद्वीपी की भी है, जो अन्नामाली पहाड़ियों पर स्थित है और यहाँ नीलगिरी तहर जानवर को प्रजाति पाई जाती है। तो नीलगिरी तहर कहाँ पाया जाता है? अन्नामाली पहाड़ियों पर पाया जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इलायची की पहाड़ियाँ केरल में पश्चिमी घाट के दक्षिण में और तमिलनाडु में अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। भारत का सबसे समृद्ध पारिस्थितिकी क्षेत्र कहाँ पे है? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट हैं, ये सबसे ज़्यादा समृद्ध पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं भारत के। हिल स्टेशन माथेरान कहाँ है? तो हिल स्टेशन माथेरान महाराष्ट्र में स्थित है। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, एक सतत पर्वत श्रृंखला है और प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के समांतर ही चलती है। ये जो है अधिक वर्षा के कारण पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान तुलना में पश्चिमी ढलान घने जंगलों से मतलब ढका रहता है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा घने जंगल हैं। पश्चिमी घाट वह क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आच्छादित है, मतलब पश्चिमी घाट पर किस प्रकार के वन है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। स्थानीय रूप से विभिन्न प्रकार के नामों से जाना, जैसे महाराष्ट्र में से कहा जाता है सह्याद्री, केरल में अन्नामाली पहाड़ी और इलायची पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट को कहा जाता है। पश्चिमी घाट से उद्गम होने वाली नदियाँ, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ मतलब कि ऐसे ऐसे बहेंगी पश्चिम की ओर, तो पेरियार हो जाएगी, भारतपुझा हो जाएगी, नेत्रावती हो जाएगी, सारावती और मांडवी, ये सभी हैं जो पश्चिमी घाट से उद्गम होने वाली हैं। ये वाला जो भाग है यहाँ से उद्गम हुई हैं, ये पश्चिमी घाट से, तो पश्चिम की ओर बहती हैं, ये याद रखिएगा, पश्चिमी घाट से उत्पन्न हुई हैं और पश्चिम घाट की ओर बहती हैं। पेरियार, भारतपुझा, नेत्रावती, सरावती और मांडवी किस ओर बहती हैं? पश्चिम की ओर बहती हैं। कहाँ से उद्गम हुआ? पश्चिमी घाट से हुआ। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, तो ये सभी नदियाँ ऊपर वाली पश्चिम की ओर बहती थी, अब ये हैं जो पूर्व की ओर, पूर्व की मतलब इधर की ओर बहेंगी, गोदावरी, और ये जो पूर्व की ओर बहेंगी तो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, और जो पश्चिम की हैं तो वो अरब सागर में गिरती हैं। गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, कृष्णा, हेमवती, काबिनी, ये किधर बहती हैं? ये पूर्व की ओर बहती हैं।
ये ऐसे बहती है और ऊपर वाली ऐसे बहती थी। ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। पूर्वी घाट के बारे में है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर है, जो कि 1800 मीटर तक फैला हुआ है, जो पूर्वी तटीय मैदान के समांतर महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला। कहाँ से है? महानदी घाटी है जो उड़ीसा में, वहाँ से लेकर नीलगिरी तक फैला हुआ है। नीलगिरी पहाड़ी में पेड़ की समान प्रजाति नीलगिरी यूकेलिप्टस है। तो नीलगिरी में जो पेड़ की समान प्रजाति, उसका नाम है नीलगिरी यूकेलिप्टस। पूर्वी घाट जिसमें है जो विच्छिन्न और निचली पहाड़ियाँ शामिल हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों द्वारा ये अत्यधिक अपर्दित है। पूर्वी घाट है चर्नोकाइट्स, ग्रेनाइट, सेल, क्वार्ट्जाइट चट्टान, खोंडालाइट्स, कायांत्रित सेल आदि चट्टानों से बना हुआ है। यह पश्चिमी घाट से बिल्कुल अलग है। पूर्वी घाट यह अत्यधिक विच्छेदित है, पहाड़ियों के रूप में मौजूद है। ये उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामल्ला, पालकोंडा और तमिलनाडु में जावदी, शेवराय, वेलियांगिरी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों को महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ अलग अलग करती हैं। ये नदियाँ उपजाऊ मैदान और डेल्टा का निर्माण भी बनाती हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? उड़ीसा में है और महेंद्रगिरी जो नाम है इसका। 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। आंध्र प्रदेश में स्थित जिंदगाड़ा है और इसकी 1690 मीटर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो उड़ीसा में महेंद्रगिरी है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और आंध्र प्रदेश में जिंदगड़ा है जो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1690 है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, डोडा बेटा इसकी यह है जो 2637 मीटर ऊंचाई है इसकी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है सबसे। और नीलगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के मिलन बिंदु पर स्थित है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जहाँ पर मिलता है वहीं पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। यह तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित हिल स्टेशन ऊटी, जिसे उडंग मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऊटी कहाँ पे है? नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है और ये एक हिल स्टेशन है। इसको किस नाम से जाना जाता है? उडंग मंडलम। तो आज की क्लास में भारत के जो तटीय मैदान थे पश्चिमी और पूर्वी, उसके बारे में और पठार के बारे में, और कल की क्लास में मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, इससे क्लास होगी। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा।